हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से। चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन वर्ड को समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, हम लोग ये समझते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे MNCs क्या होते हैं, MNC किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, MNCs के क्या एडवांटेजेज हैं, ये उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में प्रोडक्शन होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MNCs बोलते हैं, तो MNCs के बारे में समझेंगे, MNCs के एडवांटेज क्या है वो समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आज की डेट में इकोनॉमी आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है, ओके। फिर हम लोग फॉरेन ट्रेड और मार्केट इंटीग्रेशन देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टर्म से, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। ओके, जब हम ग्लोबलाइज कहते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो हमारा सेंस ये होता है कि ऑन द ग्लोब जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जितनी भी कंट्रीज है ग्लोब पे, उनके बीच में क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है। सो पहला हम क्या देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्लोब पे जो भी कंट्रीज है उनके बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब ये रिड्यूस कैसे हुआ है, ठीक है, हम लोग ने जस्ट पीछे पढ़ा है ना, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहाँ हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में देखा, टूरिज्म के बारे में देखा, ठीक है, ट्रेड के बारे में देखा। तो वो सारे फैक्टर हम लोग यहाँ ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, टूरिज्म, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू कंट्री और मोर देन टू कंट्रीज हैव बीन रिड्यूस्ड, ओके। सो एक फैक्टर हम लोग ये देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं कि कंट्रीज के बीच में ना ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना, इंक्रीज्ड ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। देखिए, जब भी ट्रेड बढ़ेगा तो ट्रेड के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, गुड्स का फ्लो होगा, पीपल फ्लो करेंगे, एक जगह से लोग दूसरी जगह आएंगे, तो उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज होता है। हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा है ना, टूरिज्म वाले में ये चीज़ भी देखा था, ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ देखा है। सो गुड्स फ्लो होता है, पीपल फ्लो होते हैं, सर्विस का फ्लो होता है, ठीक है, आइडियाज़ फ्लो होते हैं, टेक्नोलॉजी फ्लो होती है। तो इन सब के फ्लो से क्या होता है, लोगों के बीच में आवाजाही बढ़ने से क्या होता है, इन सब पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, चाहे गुड्स हो, पीपल हो, सर्विस हो, आइडियाज हो, इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या देख रहे हैं कि कंट्री के बीच में इकोनॉमी बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये सभी कंट्री के बीच में हो रहा है, ग्लोब में जो भी कंट्रीज है, ठीक है, सब आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि दूसरे कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ना फेवरेबल पॉलिसी अडॉप्ट करती है, फेवरेबल पॉलिसी अपनाती है। फेवरेबल पॉलिसी कहने का मतलब क्या है हमारा, कि गवर्नमेंट टैक्सेशन में कमी देगी, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे बाहर की कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, कैसे करती है, तो मतलब टैक्सेशन में छूट देती है, लाइसेंसिंग ईजी बनाती है। छूट कैसे देगी, ओके। सो गवर्नमेंट किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो टैक्सेशन में छूट देगी, ठीक है ना। फिर मिनिमम फॉर्मेलिटीज, देखिए हमारे इंडिया में क्या है ना कि जो हम लोग रेड टैपिज्म वर्ड कहते हैं, ठीक है, या फॉर्मेलिटीज जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जिस कंट्री में भी वो ज़्यादा होगा वहाँ पे कोई दूसरी जगह की दूसरे कंट्री के कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करने से बचेंगे, ठीक है।
कोई भी कंपनी चाहती है कि उन्हें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम से कम पूरा करना पड़े, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्मेलिटीज़ जो है उसको मिनिमाइज कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है। तो इन तरीक़ों से गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती है। और देखिए, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ही अट्रैक्ट करना नहीं होता है, बल्कि हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, लोकल प्रोड्यूसर्स को भी सपोर्ट करना है, लोकल प्रोड्यूसर्स को भी फेवरेबल माहौल देना है, जिससे उनके अपने यहाँ का जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो फॉरेन कंट्री में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, सो लोकल प्रोड्यूसर मस्ट बी फेवर्ड टू गेट देयर गुड्स सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग बात समझ रहे हैं ना कि देखिए ग्लोबलाइजेशन में नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं, चाहे वो अपने यहाँ की इकोनॉमी हो चाहे कहीं और की इकोनॉमी हो, मेनली क्या होना है कि वहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, तो एक्चुअल जियोग्राफिकल डिस्टेंस मिनिमाइज होगा। ठीक है, उनके बीच में ट्रेड बढ़ेगा, इंटीग्रेशन होगा, लोगों का फ्लो बढ़ेगा, गुड्स का फ्लो बढ़ेगा, सर्विस, आइडिया, टेक्नोलॉजी, इनका फ्लो होगा। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप लेगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है ना उनको फेवर करेगी, ताकि लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स भी इंटरनेशनल मार्केट को रीच कर सके, इंटरनेशनल मार्केट में जा सके। सो लोकल प्रोड्यूसर्स मस्ट बी फेवर्ड टू गेट देयर गुड्स सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इतनी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। अब इन चीज़ों को समझते हुए हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग अपने वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इंटीग्रेट्स कंट्रीज थ्रू ट्रेड। यहाँ पे जैसे इंडिया का अमेरिका से रिलेशन है, अमेरिका में जो गुड्स प्रोड्यूस होगा वो इंडिया में आएगा, इंडिया का गुड्स और दूसरे जगह जाएगा, अमेरिका में जाएगा, तो ट्रेड तो हो ही रहा है ना। और दो कंट्री के बीच में ट्रेड होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में पॉलिटिकल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी रिसेंट हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे नहीं है। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडिया ने चाइनीज बहुत सारे ऐप्स पे, बहुत सारे उनकी जो सर्विस है उसको बैन किया है। तो कंट्री के बीच में ट्रेड तभी ज़्यादा हो सकता है जब उनके बीच में पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे हो। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ना, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इंटीग्रेट्स कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड बेटर पॉलिटिकल रिलेशन। बेटर पॉलिटिकल रिलेशन हम लोग समझ रहे हैं। बेटर पॉलिटिकल रिलेशन किस चीज़ को ध्यान में रख के होना चाहिए कि दोनों कंट्री का इकोनॉमिक फ़ायदा हो। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इंटीग्रेट्स कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड बेटर पॉलिटिकल रिलेशन एम्ड एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। देखिए ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से पॉइंट होते हैं या ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती है, नॉर्मल होती है, ये हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग अगर अपने इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम लोग ये तो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। और जब बहुत बड़े लेवल पे दुनिया के सभी देश आपस में ट्रेड करते हो, अलग अलग देशों के साथ उनका इकोनॉमिक रिलेशन है, उनके ट्रेड वाले रिलेशन है, वो फेज कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम लोग अगर बहुत ही एंशिएंट टाइम को देखते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखते हैं तो हमें ये चीज़ें दिखाई देती है, हम ये चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अगर कॉलोनियल टाइम में आते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, मॉडर्न टाइम में ही देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग कॉलोनी थे ब्रिटिश एम्पायर की, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थी या और यूरोपियन पावर की कॉलोनी थी। तो वो क्या करते थे, जो यूरोपियन पावर थे, जो कॉलोनियल पावर थे, वो क्या करते थे कि जो कॉलोनीज है उनकी, वहाँ से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, अपने कंट्री ले जाते थे, वहाँ प्रोड्यूस करते थे और फिनिश्ड गुड्स को अपने कॉलोनी में बेचते थे। ठीक है, सो चाहे जो भी तरीका हो, बट रिलेशन तो था ना, एशिया से यूरोप का, इंडिया से यूरोप का एक रिलेशन आप देख सकते हैं ना। ठीक है, सो हम अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के एविडेंस शुरू से ही मिलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं कि रिसेंट या आप कह सकते हैं कि पिछले 2 डिकेड में, पिछले 2-2.5 डिकेड्स में हम देखते हैं तो ये चीज़ या इंटरनेशनल स्टेज पे ये ना ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हम लोग देखते हैं। सभी देश ना जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू बी इकोनॉमिकली डेवलप्ड। ठीक है ना, और उसके लिए क्या होता है कि उन्हें दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी कंट्री के पास डेवलपमेंट के लिए जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं वो नहीं हो सकते हैं।
ऐसे कंट्रीज है जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, तो वहाँ रिसोर्स कम है, ठीक है, लेबर कम है। वो कहाँ आते हैं? चाइना में, इंडिया में, जहाँ लेबर सप्लाई ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है। जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ कैपिटल की कमी है। जैसे हम अपने इंडिया की ही बात करते हैं, यहाँ रिसोर्स है, लेबर भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी काफ़ी है, लेकिन जो कैपिटल चाहिए वो नहीं है। तो हम ये देखते हैं ना कि हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ कमी है, जिसके लिए उसे दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और यही रीज़न है कि दो कंट्री आपस में इकोनॉमिक पर्पज से ही सही उनके बीच में रिलेशन बनता है, दो कंट्री नज़दीक आते हैं, ठीक है ना। सो ग्लोबलाइजेशन हम लोग समझ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन को समझते हुए हम लोग एक टर्म और समझेंगे, एमएनसी, ठीक है। एमएनसी क्या होते हैं? एमएनसी जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है ना। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब फर्म या कंपनी समझ लीजिए, ठीक है ना। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसी कॉरपोरेशन या ऐसे फर्म जिनका बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, मल्टीनेशनल है जिनका, ठीक है ना, बहुत सारे नेशंस में जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जिनके जो भी गुड्स या सर्विस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन भी बहुत अलग अलग कंट्री में कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, और अपने प्रोडक्ट को वो सेल भी अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। सो वी कैन डिफाइन एमएनसी एज अ फर्म दैट ऑपरेट्स इट्स function across the world. Okay, it produces and sells its product at global level in different countries, ठीक है ना। so MNC is a firm that has operation in more than one country, ठीक है ना। ऐसे फर्म जिसके एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेशन हो एमएनसी कहलाएंगे। एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि ये जो एमएनसीज होते हैं ये अपने फैक्ट्री या ऑफिस से रीजन में इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे क्या हो, इन्हें चीप लेबर मिले, चीप रॉ मटेरियल मिले, ठीक है ना। लेबर सप्लाई चीप रेट पे हो, रॉ मटेरियल इन्हें चीप रेट पे मिल जाएगा, ठीक है। इन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे मार्केट मिल जाना चाहिए। और जब ये देखिए कोई भी फर्म हो, अगर उसे चीप रेट पे लेबर मिल जाए, चीप रेट पे रॉ मटेरियल मिल जाए, मार्केट मिल जाए, तो क्या होगा? उसे प्रॉफिट क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा, और उसका जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कोई भी फर्म हो, किसी भी लेवल का फर्म हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सब तो यही चाहते हैं ना कि क्या होना चाहिए? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हर बिजनेस का यही फंडा है, हर कंपनी का यही मोटो होता है कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, ठीक है ना। सो इट सेट्स अप फैक्ट्री एंड ऑफिस इन सच रीजन वेयर इट गेट चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल एंड मार्केट टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एमएनसीज होते हैं ये अपने गुड्स को प्रोड्यूस भी ग्लोबल लेवल पे करते हैं, ग्लोबली करते हैं, और सेल भी ग्लोबली करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि एमएनसी जो होते हैं इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये बहुत बड़े स्केल पे होता है, इनका ऑपरेशन बहुत बड़े स्केल पे है, इनका ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हर चीज़ को ये ना उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग यूनिट में डिवाइड करते हैं। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स। बात समझ में आ रही है ना कि जितनी बड़ी कंपनी होगी, एमएनसी कंपनी होगी, तो ये क्या करते हैं, हर चीज़ को अलग अलग छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट में डिवाइड करते हैं। तो आप इनको एक फीचर के तौर पे पोर्ट्रे कर सकते हैं, फीचर के तौर पे पॉइंट आउट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि एमएनसी के फीचर क्या है, तो हम लोग ये चीज़ें बता सकते हैं कि इनका ऑपरेशन एक से ज़्यादा कंट्री में होता है, ठीक है। इनका जो ऑफिस सेटअप होता है वैसे रीजन में होता है जहाँ पे लेबर सप्लाई सही सस्ते रेट पे हो जाए, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो चीप रेट पे, जहाँ मार्केट क्या हो, अवेलेबल हो। उसके बाद इनका जो हम लोग ऑपरेशन देखते हैं तो ये क्या होते हैं, स्मॉल और स्पेशलाइज यूनिट में डिवाइड होते हैं। ये प्रोडक्शन और सेल्स ग्लोबल लेवल पे करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में करते हैं। ये इसके हम लोग फीचर बता सकते हैं। वहीं अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, एमएनसीज के एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए आप ना आज के टाइम में देखते होंगे, चाहे अपना टीवी ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, हर रोज़ नए मॉडल आ रहे हैं जिनकी पिछले से प्रीवियस मॉडल से अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उसमें फीचर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि आज ना
कोई भी कंपनी हो, जो चाहे वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका मेन टारगेट क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर क्रिएट करे, कंज्यूमर क्रिएशन एज वेल एज सस्टेनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कंज्यूमर। जो पहले से कंज्यूमर है वो भी साथ में रहे और नए कंज्यूमर भी क्रिएट हो। नए कंज्यूमर कैसे क्रिएट होंगे? जब आप उनको अच्छी चीज़ें दीजिएगा, जब ज़्यादा फीचर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो रेस है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बड़े लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पे वही सर्वाइव करेंगे जो सबसे बेस्ट देंगे। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक होती है तो फिर मार्केट में रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होता है कि MNCs के बीच में कंपटीशन है, जिसका रिजल्ट क्या देखते हैं हम लोग? इम्प्रूव्ड क्वालिटी। चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है ना। लोगों को बेहतर क्वालिटी मिलती है। साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि MNC जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, जाहिर तौर पे जो MNCs है वहाँ जाएंगे जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ हो, जहाँ पे चीप लेबर मिले। चीप लेबर वहीं मिलेंगे जहाँ पे जॉब की कमी होगी, ठीक है ना। तो अगर ये अपने यूनिट को वहाँ सेटअप करते हैं तो वहाँ के लोगों को जॉब मिला ना, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो हो रहा है, ठीक है ना। सो क्या कर रहे हैं? MNCs जॉब क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, देखिए MNC जो भी है, जितनी भी MNCs हैं, सबका टारगेट यही होता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो वो आपका परमानेंट कंज्यूमर रहेगा। साइड कंज्यूमर इज अ परमानेंट एसेट। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज अ प्राइम मोटिव। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन शुड बी द प्राइम मोटिव ऑफ ऑल MNCs, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो MNCs हैं वो अंडर डेवलप्ड रीजन में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में अपने यूनिट को सेटअप करते हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में जब इनका इन्वेस्टमेंट जाएगा, जब इनकी टेक्नोलॉजी जाएगी, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो एक एडवांटेजेज हम लोग MNC का ये भी देखते हैं कि MNCs हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। सो हम लोग MNCs के एडवांटेज की बात करते हैं, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, improved technology, consumer satisfaction and economic development of underdeveloped countries, ठीक है। हम लोग ये तो समझ पा रहे हैं कि ये जो MNCs हैं ये क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया के मार्केट को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। MNCs आर इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। और ये किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो MNCs आर इंटीग्रेटिंग द मार्केट्स, ठीक है। सो अब हम लोग ये समझते हैं कि हाउ MNCs आर इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड मार्केट, हाउ MNCs आर इंटीग्रेटिंग मार्केट्स, ठीक है। आइए अब हम लोग ना समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज के। तो हम लोग ना अब देखेंगे कि MNC ना किस तरीके से मार्केट को इंटीग्रेट करती है, वर्ल्ड इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करती है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? FDI देखते हैं। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है FDI का फुल फॉर्म, तो याद रखेंगे, आसान है वैसे भी। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं कि MNC क्या करेगी? दूसरे देश के कंट्री के साथ पार्टनरशिप कर सकती है या ज्वाइंट वेंचर कर सकती है। ज्वाइंट वेंचर कहने का मतलब कि वो मिलके वेंचर जो है, जो ऑपरेशन है, जो फर्म है, जो बिजनेस है, बिजनेस और वेंचर एक होगा, ठीक है। तो मिलके बिजनेस करना, मिलके ज्वाइंट वेंचर, ठीक है ना। सो MNC क्या करती है? दूसरे कंट्री के लोकल कंपनी से पार्टनरशिप करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। उसको फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देती है, ठीक है। इसमें एडवांटेज दोनों का होगा। जो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगी उसको बड़े कंपनी का टैग मिलेगा, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी। और जो बड़ी कंपनी होगी, जो MNC होगी, वो दूसरे कंट्री के जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, डोमेस्टिक फेवरेबल पॉइंट्स है, उसका फ़ायदा उठाएगी। सो एक तरीका हम लोग क्या देख रहे हैं? FDI। दूसरा तरीका क्या देखते हैं? दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर्स। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो बड़ी कंपनी है, MNC है, वो दूसरे कंट्री के जो कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उसको क्या करते हैं? अपने में मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करना या टेक ओवर करने का मतलब क्या है? उसको खरीद लेना, ठीक है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट हमारे इंडिया की थी, फ्लिपकार्ट को मर्ज कर लिया अपने में वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट कहाँ की है? अमेरिका की है। सो वॉलमार्ट टुक ओवर फ्लिपकार्ट। ये एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो MNCs है ना, वो बहुत सारे कंट्रीज में जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगा। उनको ऑर्डर देते हैं कि वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, और वो जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होता है उसको बड़ी कंपनी एमएनसी अपने लोगों के साथ, अपने ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है, ठीक है ना। सो एमएनसी ऑर्डर स्मॉल प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्ट्स एंड सेल इन मार्केट विद ओन ब्रांड। जैसे हम लोग ना शूज़ की बात कर लेते हैं, शूज़ की बात करेंगे या कपड़े की आप बात करो, तो आप जो ऐसे शूज़ देखते हो, कभी देखना आप जो एडिडास, नाइकी या और भी सारे शूज़ हैं, ठीक है। ये कंपनी तो कहीं और की है, एडिडास कहीं और की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, लेकिन एडिडास के जो शूज़ देखेंगे ना आप, तो ज़्यादातर जो शूज़ होंगे वहाँ पे आप देखिएगा मेड इन, तो मेड इन चाइना होगा, मेड इन वियतनाम होगा, मेड इन इंडिया हो सकता है। आगे से ना आप जो भी गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, आप ना आदत डालिए देखने की कि वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। चाहे शूज़ हो, चाहे आपके खिलौने हो, फ़ोन हो, जैसे फ़ोन वगैरह देखते हो ना आप, तो चाहे वो कंपनी कहीं की हो, ज़्यादातर देखते हैं फ़ोन कहाँ मैन्युफैक्चर्ड है, चाइना में, मेड इन चाइना मिलेगा आपको, ठीक है ना। सो ये हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एमएनसी होते हैं वो दूसरे कंट्री के प्रोड्यूसर को ऑर्डर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और जब गुड्स प्रोड्यूस होता है तो उसकी ब्रांडिंग अपने नाम से करते हैं, अपने ब्रांड से उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं 4 तरीके से इंटीग्रेशन, एफडीआई, जॉइंट वेंचर, मर्जिंग और टेक ओवर और कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 तरीके हैं। उसके बाद जो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है वर्ल्ड मार्केट का, इसके कौन कौन से, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी में अलग अलग इकोनॉमी जब आपस में क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, जब उनके बीच में ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये या अलग अलग कंट्री जब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि गुड्स, सर्विस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विस, पीपल, आइडिया, टेक्नोलॉजी, इन सब का मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस कंट्रीज। It also facilitates movement of idea and technologies across the countries। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट आपस में इंटीग्रेट होंगे तो जो कस्टमर्स होते हैं ना उनके पास ज़्यादा चॉइस होते हैं, ठीक है ना। आज आप देख लीजिए एग्जांपल के लिए, आप ना एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने एक नॉर्मल रेंज रखा है कि 10 से 15 हज़ार के बीच का एक फ़ोन आना चाहिए, तो आप 10 से 15 हज़ार के बीच के एक एंड्रॉयड फ़ोन को अगर आप देखते हैं तो आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं। नॉर्मल एग्जांपल ही ले रहे हैं तो हम ना 10 से 15 हज़ार के बीच का फ़ोन देख रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज हमारे पास हैं, ठीक है ना, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, एमआई, सैमसंग, ठीक है, वीवो, इतने सारे कंपनीज है। अब उन सभी कंपनीज की अपनी अपनी अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग फीचर्स होंगे, तो कस्टमर के पास, एज ए कस्टमर आप सोचिए तो आपके पास क्या है, एक बहुत सारे चॉइस हैं आपके पास। आप एक प्रोडक्ट खरीदने से पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा चॉइस होना कस्टमर के लिए अच्छा माना जाएगा। उसके बाद देखिए कि जब मार्केट इंटीग्रेट हुआ, फॉरेन ट्रेड बढ़ा, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, एमएनसीज हैं, तो फ़ायदा क्या देख रहे हैं हम लोग कि कस्टमर के पास चॉइस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया ना इतने सारे फ़ोन की कंपनीज का, तो ये तो समझ रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने का फ़ायदा किसको मिलेगा, कस्टमर को मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी चाहती है उसके पास ज़्यादा कस्टमर हो, तो ज़्यादा कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा कस्टमर को गेन करने के लिए उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी, उन्हें अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना होगा। सो जो इंक्रीज्ड कंपटीशन है उससे फ़ायदा किसका होगा, कस्टमर का होगा। कैसे होगा, उन्हें बेटर क्वालिटी मिलेगी। सो इंक्रीज्ड कंपटीशन लीड्स टू बेटर क्वालिटी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि यही कंपटीशन है, तो इससे जो जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, वो प्राइस क्या रखेंगी, मिनिमम रखेंगी, ठीक है ना। सो प्राइस में भी रिडक्शन होगा, ओके। सो रिडक्शन इन प्राइस, इंक्रीज्ड कंपटीशन लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल और बेटर क्वालिटी, ओके, फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फॉरेन ट्रेड या ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो टॉपिक्स हैं, ग्लोबलाइजेशन, एमएनसी, इनके एडवांटेजेज, इनके इम्पोर्टेंस, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। हम लोग
इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन के रोल को समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन में आईटी इंडस्ट्री का क्या रोल है उसको समझेंगे। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है और लिबरलाइजेशन क्या होते हैं, इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन, अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।